नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। और आज की क्लास की अगर हम बात करें बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आज हम माइनिंग के ऊपर बात करेंगे, खनन के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे जो वन हैं, जो पर्यावरण के मेन जो स्रोत हैं, जो वन हैं, उनकी कटाई के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवेज वगैरह जो बनाए गए हैं, उसके लिए कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, इससे पहली क्लास में हम अपने कुछ टॉपिक को कवर करके आए हैं। तो देखिए, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया है और इसके साथ साथ फूड चेन, फूड वेब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें सारे की सारे अपडेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रीवियस वीडियो को देखकर हमारे साथ टाइमली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि 28 फरवरी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, 28 फरवरी से फरवरी तक हम अपना सिलेबस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक थर्ड सेम या किसी किसी जगह पर फोर्थ सेम में। सभी ब्रांचेस, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, सब में एक कॉमन सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात जो ये है बच्चे कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके मार्क्स इंक्रीज करके देता है। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिनसे आपकी परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सभी बच्चे इस मंथ मेरे साथ जुड़े रहिए, इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे टाइमली और फिर हम आगे भी इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, दो यहां पर परियोजना हमें पढ़नी है। एक है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना और एक है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अगर मैं नेशनल हाईवे परियोजना की बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, मतलब ये एक ऐसी परियोजना है जिसके अंदर नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और इसके साथ साथ जो मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट है या राज्य सरकार के अंदर ही आता है। इसमें तीनों तरीके के हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तीनों मिलकर ही ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको जो डिसाइड किया गया है वो डिसाइड ये किया गया है कि ये 3 चरण में, मतलब 3 लेवल पे इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, 3 स्टेप में। पहले स्टेप की मैं बात करूं तो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि हमारे देश के बहुत बड़ी सिटीज हैं, इनको नेशनल हाईवे के साथ एक दूसरे स्टेट, मतलब एक शहर को दूसरे शहर से जोड़े जाने का प्रावधान है कि इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब हमारे अगर हम बात करें अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बीच से एक नेशनल हाईवे निकलेगा जो कि सभी शहरों को बीच में यहाँ पे कनेक्ट करता चला जाएगा। और अगर मैं आगे बात करूं तो इसके बाद तीसरी परियोजना में, मतलब इसी का अगर मैं बात करूं तो 10 जो हमारे फेमस बंदरगाह हैं, मतलब जहां पर आप एक तरीके से बंदरगाह की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए बंदरगाह का मतलब ये हो गया कि जो समुद्र है हमारा, वो समुद्र के आसपास वाला जो एरिया होता है, ठीक है। तो जो हमारे 10 फेमस या जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे बंदरगाह हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का प्लान है। और देखिए, इसका बेसिक रीजन समझिए, हमने क्या किया, अपनी कंट्री की 4 टॉप सिटीज को जोड़ लिया, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सारी सिटीज को जोड़ लिया और जो टॉप 10 बंदरगाह हैं उनको जोड़ लिया। इसका मतलब हम अपनी कंट्री की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि सभी जगह से सामान जो हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। इससे हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, तो एक इसके यहां पर कुछ सवाल पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है ये कितने राज्य से गुजर के जा रही है। तो आपको ध्यान देना है, यहां मैं स्टार लगा के पॉइंट लिख देता हूं, ये 11 जो राज्य हैं, मतलब 11 स्टेट या 11 राज्यों को कवर कर रहा है। फिर आपसे पूछ लेगा कि वो 11 स्टेट कौन कौन सी हैं। चलिए मैं इसका नाम भी लिख देता हूं आपके लिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू कश्मीर के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि हम एक साइड से चलते चलेंगे, गुजरात, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 यूपी, नंबर 5 उड़ीसा, नंबर 6 कलर चेंज कर देते हैं, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 स्टेट मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख देता हूं जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो देखिए यहां मैंने आपको ये 11 स्टेट बताई हैं जिनको ये नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्ट कर रहा है आपस में। जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ आसाम। मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको बोल दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में आप भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम से यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो वो हिंदी में आसानी से इसको लिख लेंगे, इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और जो इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यहाँ पर फायदा हो गया कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, वो मतलब आ गया था ब्रेन में तो इंग्लिश में लिख दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी में लिख देते हैं, वो इसलिए ताकि सभी बच्चे मेरे साथ जहाँ पर जुड़े रहें। तो देखो बच्चों, अगर मैं और आगे बात करूँ तो 11 स्टेट को जोड़ रहा है। एक सवाल और बनना चाहिए कि ये जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है इस पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब इसका कितना टोटल खर्चा कितना है, तो ये आपसे सवाल पूछ लेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो लगभग याद कीजिएगा आप 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ यहां पर इस परियोजना का कॉस्ट है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है वो 3 चरण में कंप्लीट होगी। पहले चरण में देश के 4 टॉप सिटीज को जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो देश के 10 मेन बंदरगाह हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा आपस में। अगर मैं यहां पर और बात करूं बच्चों, फिर मैंने आपसे बताया कि 11 स्टेट इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी और 60,000 करोड़, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 60,000 करोड़ यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि इस कनेक्टिविटी को प्रॉपर किया जा सके। तो देखिए बच्चों, ये बहुत आसान बात थी, आपको बेसिकली डाटा याद करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपने ये बात समझ ली होगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद एक और टॉपिक पे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक और परियोजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर लागू कर रही है, परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना में मतलब ऐसी स्टेट जो यहां पर कनेक्ट नहीं हो पाई है। आप ऐसे समझिए, एक परियोजना ये चला रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक ये चला रखी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर 11 स्टेट को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जितनी स्टेट बची हैं और उनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना को लागू किया है, जो कि 2003-2004 के अंदर कनेक्ट की गई थी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो परियोजना है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ये 10,000 किलोमीटर है ना, 10,000 किलोमीटर की एक बहुत लंबी सड़क बनानी है, जिसमें बहुत सारी कंट्री के जो स्टेट हैं और बहुत सारी यहां पर कंट्री की अगर मैं बात करूं इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारी मेजर सिटी को आपस में कनेक्ट करेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए है ना, 40,000 करोड़ रुपए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। ये 2 बातें आपको पढ़नी है। और देखिए बेसिक रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कनेक्टिविटी कनेक्ट हो गई, ये प्रोसीजर तैयार हो गया, तो हमारी जो
इंडिया के बहुत बड़े बड़ी सिटीज़ हैं या जो बहुत सारी दूरियां हैं आपस में वो कम हो जाएंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो सामान आने ले जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब ये एक चीप एंड बेस्ट प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और इसीलिए इसके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की कर रही है। तो बच्चों ये अगर आपको समझ आया तो आप इससे आगे की बात भी समझ पाएंगे। और जितने बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। अगर आपको ये बात समझ आती है, अगर आपने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था और मैंने आज आपको एक परियोजना समझाई है, अगर ये बात आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, आगे मैंने हेडिंग लिखी है नंबर थर्ड वन इज खनन, मतलब यहां माइनिंग की मैं बात कर रहा हूं। माइनिंग या खनन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं खनन किसे कहते हैं, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि कोई नदी जा रही है, वहां पर जो रेत है उसको निकालना, ठीक है, या कोई कोयले की खान है उसमें से कोयला को निकालना, तो मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज से खनिज तत्वों को इकट्ठा करना, उनको बाहर निकालना, इसे हम खनन या माइनिंग कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो खनन की विधियां, आगे मैंने एक हेडिंग लिखी है खनन की विधियां। तो किस तरीके से हम खनन की विधियां की बात करें तो यहां पर दो तरीके का खनन होता है, एक को बोलते हैं भूमिगत खनन और एक को बोलते हैं विवृत खनन माइनिंग। अगर मैं भूमिगत की बात करूं तो भूमि के अंदर से, मतलब जो मिट्टी है उसके अंदर से, जैसे कोयले की जो बहुत बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं उनमें से कोयले को निकालना, या जो नदियां जा रही हैं उन नदियों के अंदर से रेत को, बालू को निकालना, उसे आप यहां पर भूमिगत खनन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और अगर मैं यहां पर और बात करूं बच्चों तो देखिए नंबर 2 मैंने यहां पर लिखा है विवृत खनन। अगर मैं विवृत खनन की बात करूं तो देखिए विवृत खनन का मतलब यहां पर हो गया कि जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली सतह है, ठीक है, उसको हम यहां पर हटा देंगे और उसके अंदर जो खनिज तत्व छिपे हुए हैं उनको बाहर निकालना। तो एक साइड में मतलब जमीन के अंदर से और एक साइड में पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको रिमूव कर जो हम यहां पर खनन इकट्ठा कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में यहां पर कहा गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग लिखी गई है कि खनन के प्रभाव क्या है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो बच्चों देखो माइनिंग का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग के इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको आईक्यू से जोड़ेंगे, है ना। देखो एनवायरमेंटल साइंस की सबसे बड़ा फायदा यही है, या अगर आपके इस सिलेबस की मैं बात करूं तो इस यहां पर बहुत आसान बातें ये हैं कि बहुत सारी बातें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। जैसे इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे वायु प्रदूषण, आप क्लास 6 से लेके जब तक भी पढ़े थे, है ना, मतलब अगर आपने 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है या 12th करने के बाद लिया है तो जहां भी आपने पढ़ा होगा तो जरूर कभी ना कभी ऐसे आया होगा प्रदूषण का, तो वहां आपने वायु प्रदूषण के कारण भी पढ़े होंगे। क्यों होता है, यहां थोड़ा सा डाइवर्जन है बस, मतलब यहां पर एक लेवल लेके जाना है आपको, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, अब आप 6, 7, 8 के स्टूडेंट नहीं बचे हैं। तो अब आप वहां पर सिर्फ बेसिक कारण नहीं बताएंगे, उसके रीजन भी बताएंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से क्या क्या इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हो रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा डाइवर्जन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अजीब सा कुछ पढ़ना है। ऐसी बातें आप पहली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो ये सब्जेक्ट की सबसे बड़ी, एक तरीके से आप ये मान लीजिए आसान बात ये हो गई कि यहां पर बहुत सारी बातें हम पहले सीख के आए हैं, जिसको सिर्फ हमें मॉडर्नाइजेशन पे करना है, उनको अप्लाई करना है नए तरीके से। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर बात करूं खनन के प्रभाव की, तो इसमें ज्यादा स्पेसिफिकली आपको इतना अलग सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट है। उसका सबसे पहला इफेक्ट ये है, अगर मैं नदी के अंदर से ज्यादा बालू निकाल लूंगा, ज्यादा खनन कर लूंगा, तो नदी जो है वो आगे जाके डैमेज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पानी आ रहा है नदी के ऊपर, उसमें जो बालू है, जो मतलब रेत है वहाँ पर, वो वाटर प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ नदी की शेप और जो मतलब नदी का जो बहने का बहाव है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर वहाँ से बालू निकाल ली गई तो नदी का फ्लो बहुत तेजी से हो जाएगा, बाढ़ वगैरह आ सकती है। अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ तो उस
बालू के अंदर, उस रेत के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व हैं, अगर उनको आप निकाल लेंगे तो एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि नदी से आपने उसके न्यूट्रिशन छीन लिए हैं, उसके खनिज तत्व छीन लिए हैं, तो नदी फाइनली आगे जाके सूख जाएगी या मर जाएगी। तो यहां पर यह बात भी आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा जब भी आप कुछ खनन वगैरह करते हैं, मतलब कोयले की खान से कोयला निकाल रहे हैं या नदी से बालू निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत तरीके के प्रदूषण भी होते हैं। जैसे अगर हम कोयले की खान के रेस्पेक्ट में बात करें तो कोयले की खान में जब आप विस्फोट वगैरह करते हैं तब कोयला टूट के नहीं गिरेगा, उसको कलेक्ट करते हैं तो वहां पर एयर पोल्यूशन होता है, सॉयल पोल्यूशन होता है और इसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके के यहां पर इसके साइड इफेक्ट यहां पर आ रहे हैं। अगर मैं और बात करूं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या उन खनन वाली जो माइनिंग्स वाली एरिया हैं वहां पर काम कर रहे हैं, तो ज्यादा डस्ट पार्टिकल होने की वजह से उनको लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसको बायोलॉजी पे ले जाइए, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लंग्स कैंसर हो सकता है और इसके साथ साथ जनरली ब्रोंकाइटिस वगैरह, मतलब जो गले के अंदर खराश होना या मतलब लंग्स के अंदर सूजन आ जाना, ये बहुत कॉमन सी बीमारी है। मतलब सांस से संबंधी बीमारियां उनको बहुत आसानी से हो जाती हैं और स्किन कैंसर का भी खतरा बन सकता है। तो यहां पर हमने खनन के प्रभाव पड़े। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो आगे मैंने बच्चों एक और हेडिंग लिखी है, यहां पर यह हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे लिखा है वनों की कटाई एवं इसके प्रभाव। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडलाइजेशन पे देखेंगे, पीपीटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। लेकिन मैं अगर आपको बात करूं, इसको पहले मैं रब कर देता हूं। हेडिंग है वनों की कटाई तथा इसके प्रभाव। इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वनों की कटाई एवं उनके प्रभाव। अब देखिए, जो वन है, मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो वनों की मैं बात करूं तो जो भी हमारे देश के अंदर वन है, पहली बात तो ये कि इसकी नीड क्यों है, वनों की जरूरत क्या पड़ गई हमें। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हमारे मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे वन हैं। इन वनों की जरूरत क्या है आपको, मुझे, किसी को भी, तो आप जानते हैं कि वनों से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनसे आपको लकड़ी मिलती है, पौधे मिलते हैं, मतलब इसके अलावा दवाइयाँ मिलती हैं। वो सारे स्टेप्स पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक डाटा याद करना पड़ेगा। डाटा क्या है भाई? डाटा ये है कि पहले हमारे देश के अंदर कितने वन थे और कितने एरिया के अंदर आज के टाइम पे वन है। अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटा डाटा आपको बताऊं तो इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहता है कि किसी भी देश में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो प्लेन वाला एरिया है उसमें 67% पर वन होने चाहिए और जो प्लेन वाला एरिया है वहां पर 33% एरिया पे वन होने चाहिए और जो हिली वाला एरिया है, मतलब जो पहाड़ वाला एरिया है, वहां पर 67% एरिया पर क्या होना चाहिए जी? वहां पर 67% पर प्लांट होने चाहिए, वन होने चाहिए। और अगर मैं आपको इंडिया का डाटा बताऊं तो इंडिया में 19.4% पर ही प्लेन वाले एरिया में वन है। इसका मतलब अभी तो हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी हमें बहुत पेड़ लगाने की जरूरत है। तो आप भी बच्चों, आप आज जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज कि आप भी अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम करेगा। छोटे छोटे पेड़ों से ही हमारे देश आगे समृद्ध बनेगा, इसके लिए आप ध्यान दें। तो अगर मैं बच्चों आज और बात करूं आपसे तो देखिए, यहां पर मैं वनों की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि वनों की रेस्पेक्ट में कि वनों की कटाई के क्या कारण है। ठीक है, यहां पर हमें वो हेडिंग पढ़नी है। तो अगर मैं यहां पर बच्चों आपसे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि वनों की कटाई के प्रमुख कारण यहां पे पढ़ने हैं। ठीक है, रीजन की अगर मैं बात करूं कि वनों की कटाई के कारण क्या है तो एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ जुड़ूंगा। जल्दी से अगर मैं बात करूं, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों ताकि आपके लिए स्पेशल यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना सकूं। तो आपके पास यहां स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार कर ली है ताकि आपका ज़्यादा समय ना लूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बच्चों तो देखिए, नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है कि वनों की कटाई के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ आगे लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो देखिए, नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर इसको मैं रब कर देता हूँ जी आसानी से। नंबर फर्स्ट में अगर आपसे बात करूँ तो स्थानांतरणीय जुताई, है ना, ये बेसिक रीजन है। मतलब जो पब्लिक
वनों के आसपास रहती है, वहां पर उनके हिसाब से क्या समस्या है कि जो वनों के आसपास रहने वाले लोग हैं वो उन जंगलों को काट काट कर वहां पर खेती के लिए अपनी जमीन बना रहे हैं ताकि वो उससे फायदा उठा सके, लेकिन इसकी वजह से प्लांट को डैमेज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उससे यहां पर दिक्कत पड़ जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो नंबर 2 भी मैंने इसी को रिलेट करके लिख दिया कि कृषि का विस्तार कर रहे हैं, वो अपनी खेती की जमीन को बढ़ाते जा रहे हैं जंगलों को काट काट कर। ये एक गलत तरीका है जिसकी वजह से वन खत्म होते जा रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मानव की गतिविधियों जैसे खनन, जुताई, खुदाई, सिलाई कह रहा हूं, सिंचाई, वनों की आग इत्यादि का प्रभाव इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा वन उत्पादों का अत्यधिक व्यावसायिक उपयोग, इसके अलावा बांधों से, इसके अलावा कीटों, पीड़क जीवों एवं कवकों के आक्रमण से, मतलब फंगस ने अटैक कर दिया, इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, किसी बर्ड ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो दोबारा से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से प्लांट डैमेज हो रहे हैं। अगर मैं और बात करूं तो मवेशियों का चरना, तो मैंने बच्चों कल की क्लास में आपको बताया था सोइल इरोशन, कि अगर आप अपने जानवरों को ऐसे ही फील्ड में कॉमनली छोड़ देंगे चरने के लिए तो उससे हमें नुकसान है, क्योंकि जब जानवर चरता है, किसी जमीन पे घास को खाता है, तो उससे वो जमीन की ऊपरी वाली सतह को डैमेज कर देता है, और वहां पर जमीन के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ समय के बाद, मतलब 10-5 साल के बाद हमारी जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। तो एक बेसिक रीजन ये भी है कि हम जानवरों को चढ़ने के लिए भेज देते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट को खा जाते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट आगे जाके बड़े प्लांट नहीं बन पाते और वन खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश के। अगर मैं यहां पर बात करूं तो शहरीकरण, एक यहां पर हेडिंग लिखी है पार्ट डी का शहरीकरण। अगर मैं शहरीकरण की बात करूं तो मतलब हम लोग जो हैं वो अर्बनाइजेशन की तरफ को मूव कर रहे हैं, हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना चाहते हैं। पहले जहां पर छोटे छोटे गांव होते थे, जहां पर जंगल होते थे, वहां पर काट काट कर आज नई नई सिटियां बना दी गई हैं, नए नए शहर बसा दिए गए हैं। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि हम गांव से निकलकर शहर में चला जाएं, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि अगर गांव नहीं होंगे तो शहर भी नहीं डेवलप कर पाएगा। क्योंकि हमें जो बेसिक नीड प्रोवाइड होती है, जो हमारी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो भी हमारी बेसिक नीड है, वो सब हमें कृषि से ही मिलती है। और जो हमारे गांव में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो हमारे लिए फूड ग्रो कराते हैं, जिससे हमें आसानी से फूड मिल जाता है। तो शहरीकरण की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं, ये एक और बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम मरणों को ज्यादा काट रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो पहाड़ी एरिया हैं वहां पर भी बहुत सारे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही हैं। तो पहाड़ों पर पहले जहां पर वन होते थे, उन वनों को काट काट कर सड़क बनाई जा रही है। और उसके रिगार्डिंग आपने एक बातें पढ़ी भी होंगी, चिपको आंदोलन एक बार हुआ था गढ़वाल के अंदर, वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा ने और उनके कोवर्कर्स ने नहीं कटने दिया था पेड़ों को। उसके रिगार्डिंग भी हम वनों के अंदर यहां पर बात करेंगे, और इसके रिगार्डिंग आगे पढ़ना है हमें अगले लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो देखिए, एक स्लाइड में आपके लिए बता रहा हूं कि अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वनों की जो कटाई हो रही है, मतलब जो वनों को हम काट रहे हैं, उसके क्या, ये तो मैंने आपको रीजन बताए हैं, अब उनके प्रत्यक्ष कारण क्या हैं और या प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हैं और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या हैं, मतलब उसके नॉर्मल डायरेक्ट इफेक्ट क्या हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हैं। अगर मैं डायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो नंबर फर्स्ट लिखा है कि राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी। मतलब अगर आप पेड़ों को काटेंगे तो उनसे आपको फल नहीं मिलेंगे, उनसे आपको मतलब अगर हम किसी प्लांट की लकड़ी के रेस्पेक्ट में बात करें तो उनसे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं किसी प्लांट से, तो उससे हमारे जो नेशनल लेवल पे जो हमारी इनकम है उस पर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। अगर मैं यहां पर और बात करूं, हिमस्खलन हो सकता है। हिमस्खलन का मतलब है जो ग्लेशियर पर्वत, पहाड़ों पर बर्फ के जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो टूट के गिर सकते हैं। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो अभी भी आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के अंदर एक हिमस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये भी एक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का रीजन है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो मृदा जल का
स्तर नीचे हो जाना, मतलब इससे जमीन का जो लेवल है वो डाउन कर जाएगा। इसके अलावा जो चारागाह है, मतलब जो खेती की जो एरिया है, मतलब जहां पर घास वगैरह होती है, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, मतलब क्योंकि अगर मैं बेसिक फूड की बात करूं, आज ही तो हम एलपीजी वगैरह यूज करते हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले हम फूड को पकाने के लिए जनरली लकड़ी का यूज करते थे, और लकड़ी हमें वनों से ही मिलती है। तो वहां पर भी हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें फूड के लिए जो एनर्जी मिल रही थी, जो ईंधन मिल रहा था, उसकी कमी हो जाएगी। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनसे दवाइयां मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है कि अगर वो प्लांट नहीं रहेंगे तो उनसे मिलने वाली दवाइयां हमें नहीं मिलने वाली हैं। जैसे अश्वगंधा हो गया, सालम पंजा हो गया, इसके अलावा सफेद मूसली हो गया, और बहुत सारे प्लांट हैं जिनको डायरेक्टली यूज किया जाता है मेडिसिन में। तो ये तुलसी हो गया, है ना, ये सारे के सारे, अलसी हो गया, तो बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जिनको डायरेक्टली आप यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। तो वहां पर भी यहां पर बात करना है। इसके अलावा जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, बायोडायवर्सिटी। कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, एक पर्टिकुलर एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने को बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर या बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे बर्ड वो जंगलों में ही रहते हैं, वो ऐसे एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वो खत्म हो जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी लॉस करेगा, और बायोडायवर्सिटी लॉस करेगा तो देश की कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था आपको। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो वनों से हमें बहुत सारा कच्चा मटेरियल मिलता है, जैसे मोम मिलता है, मधुमक्खी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसे भी मैं जैव डाइवर्सिटी के साथ कंडक्ट कर रहा हूं, तो वहां पर आपको वैक्स मिल जाता है, इसके साथ साथ शहद मिलता है, इसके अलावा गोंद मिलता है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें सिर्फ पेड़ों से ही मिल सकते हैं या वनों से ही मिल सकते हैं। तो अगर वन नहीं रहेंगे तो उनका भी कमी होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो बहुत सारी जड़ी बूटियां, ये मैंने आपको मेडिसिन के रिगार्डिंग बात कर ही ली है। इसके अलावा बहुत सारे जो औद्योगिक कारखाने हमारे देश में चल रहे हैं, उनके लिए जो कच्चा माल है वो आपको प्लांट से ही मिलना है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। देखिए, आप जो भी नोट पेपर पे मेरे लेक्चर को राइट डाउन कर रहे हैं, वो एक जो पेपर है, जो आपका रजिस्टर है, जो नोटबुक है, वो भी आपको पेड़ों की पत्तियों से ही मिलता है। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो कागज उद्योग में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो कागज उद्योग नहीं होगा, कागज उद्योग नहीं होगा तो आपको पेपर नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, है ना, और आप मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए प्लांट को सेव कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा वनों की कटाई से अप्रत्यक्ष जो लॉस हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक स्लाइड और मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। मैंने यहां पर वर्ड यूज किया अप्रत्यक्ष लॉस क्या है। मतलब अगर आप पेड़ों को काट देंगे, वनों को काट देंगे, तो उससे आपको इनडायरेक्ट तौर पर क्या क्या लॉस है। अब देखिए, पहला बेसिक रीजन आप बना के चलेंगे, है ना, ये लिखा हुआ भी है और बाकी आपको समझने में इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात भी नहीं है। आप एक बात बताइए, जो पौधे हैं हमारे, जो वन हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको बदले में CO2 देते हैं। अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो फिर CO2 लेगा कौन, मतलब आपको ऑक्सीजन देगा कौन। आप, इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें पौधों की जरूरत पड़ती है, हमें वनों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं यहां पर और बात करूं, इसके अलावा अगर सारे पेड़ कट गए तो फिर सारे में रेत रेत हो जाएगा, मतलब मरुस्थल हो जाएगा। अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो पहले अफ्रीका के अंदर नॉर्मली एरिया होता था जैसे कि इंडिया में होता है, और आज वहां पर पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई हो गई कि अब वहां पर सहारा मतलब जो है रेगिस्तान तक बन गया है, मरुस्थल बन गए हैं वहां पर। इसके अलावा मैं बात करूं तो एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मतलब जो नमी है, उसके अंदर कमी हो जाएगी, क्योंकि फिर CO2 को लेने वाला कोई सब्सटेंस नहीं है, तो एयर साफ नहीं रहेगी। इसके अलावा मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, मतलब सोयल इरोजन होने लगेगा। अगर सारे पेड़ काट दोगे तो मिट्टी अपने कटाव कर देगी और मिट्टी टूटना शुरू हो जाएगी, जिससे भूकंप आ सकता है, ठीक है, दरारें पड़ सकती हैं जमीन के अंदर। इसके अलावा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन, इसका रीजन यही कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि प्लांट खत्म हो गए। अगर मैं और बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन नहीं देगा प्लांट, और प्लांट भी तो ऑक्सीजन तभी देता है जब CO2 ले लेता है। तो जब CO2 लेगा नहीं, प्लांट ही नहीं होगा, तो CO2 की एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहां पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। यह आपको पढ़ना है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके अलावा अगर कभी बाढ़ आ गई
और पेड़ नहीं हुए, मतलब वन नहीं हुए, तो फिर वो बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बाढ़ नियंत्रण करना भी संभव नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहां मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, ये मैंने आपको 10-15 पॉइंट बता दिए सबके। आप इनमें से कोई से भी 4 से 5 पेपर में लिख आएंगे तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, और ये 3 नंबर में आना है भाई, है ना, कम से कम 3 नंबर में आएगा कि वनों से आपको क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से अप्रत्यक्ष कारण है जो लॉस कर सकते हैं अगर वन नहीं होंगे, और कौन से डायरेक्ट इफेक्ट हैं जिनकी वजह से मतलब अगर आपके रेस्पेक्ट में बात करें ह्यूमन बीइंग पर, मनुष्य पर साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं अगर वन नहीं हुए तो ये मैंने आज के लेक्चर में बच्चों देखो कितने सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आज हमने नेशनल हाईवेज पे बात की, माइनिंग पे बात की, माइनिंग के जो विधियां हैं उनको पढ़ा, और इसके अलावा वनों को काटने के रीज़न पढ़े, और इसके साथ साथ उससे जो हमें लॉस है वो सारी बातें आज हमने पढ़ी हैं। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर विराम करते हैं, और कल हमें देखिए क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस किया है, कल की क्लास के लिए मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, कल की क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट किया था कि ग्लोबल वार्मिंग, है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कल मुझे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, और ग्लोबल वार्मिंग आप ये लिख लीजिए भाई, ग्लोबल वार्मिंग आप लिख के रख लीजिए, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो कल की क्लास को सभी बच्चे यहां पर मेरे साथ ज्वाइन करिएगा, सेम टाइमिंग पर, जितने बजे हम रोज मिलते हैं, रोजाना शाम 8 बजे। तो कल की क्लास के लिए इनविटेशन आपके लिए, कल दोबारा से मिलेंगे आप और मैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।